नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 2-3 विषय हैं जिन पर चर्चा करेंगे। एक तो हमारी तीनों सेनाओं का साझा अभियान शुरू हुआ है 30 अक्टूबर से त्रिशूल के नाम से। इसको लेकर के पाकिस्तान के वैसे ही 53 कांपे हुए थे, इससे वो और ज़्यादा भयभीत दिखाई दे रहे हैं। दूसरे बातचीत करेंगे, इधर डोनाल्ड ट्रंप के सुर थोड़े से बदले-बदले से दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। उनको पिता तुल्य भी बताते हैं, उनको बड़ा सख्त भी बताते हैं। ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी भारत के साथ मैं ट्रेड करूँगा। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब मिले, तो भी थोड़े से बदले-बदले थे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया में उनसे मुलाकात होगी, फिर कहा कि नहीं होगी, उसके बाद फिर उनके सुर बदले कि होगी, लेकिन मिले भी तो कहाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और वहीं पर दोनों पक्ष बैठे भी और कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कदम पीछे खींचे, कुछ लचीलापन शी जिनपिंग ने दिखाया। सबसे बड़ा सिरदर्द जो इस समय बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का कि सोयाबीन कौन खरीदे, क्योंकि वहाँ के किसान बिल्कुल उनकी छाती पर चढ़े हुए हैं। तो वो चिंता शी जिनपिंग ने उनकी दूर कर दी है। इसके अलावा भी 1-2 विषय हैं जिन पर चर्चा करेंगे। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच में जो कुछ चल रहा है, बात बनते-बनते फिर बिगड़ गई है और फिर से अटैक होने शुरू हुए हैं। तो ये सब क्या है और किस करवट बैठेगा ये ऊँट, ये भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और जियोपॉलिटिकल मामलों के, रक्षा-सुरक्षा मामलों के जानकार कर्नल अजय रैना साहब। तो रैना साहब को जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। तो सबसे पहले तो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की ही बात कर लें। कौन झुका? या वक़्त की ज़रूरत ने दोनों को थोड़ा-थोड़ा झुकाया और इसका एहसास दिलाया कि जो टकराव चल रहा है, इससे फ़ायदा तो किसी को नहीं है। ओंकार जी, झुकने से पहले हम ये देखें कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या थी? क्या वो सॉल्व हुई? क्योंकि ट्रंप का ये कहना कि देखो जी मैंने 12 में से 10 में से 12 नंबर दे दूँगा, बहुत अच्छी उसकी आदत है। वो तो मतलब कहीं कुछ भी बोल देता है। एक बार एक लीडर अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे और इस स्टेचर का लीडर, तो फिर उस पे किसी बात को सीरियसली लेना मुश्किल होता है, दूसरे पक्ष को देखना पड़ता है। दूसरे पक्ष से आप देखो बड़ा कोल्ड सा रिस्पॉन्स था। तो इनका इश्यूज़ क्या हैं? इनके इश्यूज़ हैं कि ये दोनों अभी सुपर पावर, एक सुपर पावर है, दूसरी सुपर पावर बनके उसको हटाने के चक्कर में है, उसके बराबरी करना चाहता है। मिलिट्री माइट दोनों की कंपैरेबल हो चुकी है ऑलमोस्ट। दोनों का ट्रेड में एक दूसरे को बड़ी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि जो भी दुकान बंद करेगा वो डूबेगा। और फिर जो इश्यूज़ हैं कि चाइना वाले इन्होंने अमेरिका के बीच में अंदर पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं, उनकी बहुत तगड़ी एस्पियोनेज एक्टिविटी चलती है। चाइना ने अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी जड़ें फैला रखी हैं और रेजिम चेंज तक करने तक का उसमें उसके प्रोग्राम चलते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई, इसमें इन इन चीज़ों को तो छेड़ा नहीं गया। ताइवान का एक मसला लास्ट में, जो बहुत बड़ा मसला है दोनों का। अमेरिका ने गारंटी दे रखी है कि हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे और इसने बोला हम छोड़ना नहीं। इन पे तो कोई बात नहीं हुई। तो बात क्या हुई जो आप कह रहे हैं आगे हुए या पीछे हुए, उसमें क्या बेसिकली बात हुई कि जो रिसेंट पास्ट में कदम उठाए गए, और उसमें कदम का भी अगेन उसको आप क्रेडिट कहिए डिस्क्रेडिट कहिए, वो जाता है ट्रंप को, जिसने पहले ट्रंप ने टैरिफ वॉर स्टार्ट की। उसके बदले में उन्होंने रेयर अर्थ का तीर मार दिया। अब जो देखने में क्या लग रहा है कि हाँ जो टैरिफ कम कर रहा है इस टाइम, हमसे कम टैरिफ है चाइना के ऊपर, बट फिर भी चाइना के जो बाकी जो एशियन मुल्क हैं उनके बराबर का टैरिफ है। तो क्या अमेरिका चाइना को ये कह रहा है कि जैसा बांग्लादेश वैसा तू, या जैसा
बर्मा वैसा तू, वो तो चाइना को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक और बात ये है कि टैरिफ तो कम किए, जब बढ़ाए थे उसकी वो लीगल थे नहीं थे, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में उसकी सुनवाई है। तो अगर वहां पे डंडा लगता है ट्रंप को कि भाई तू कौन होता है टैरिफ को ऊपर नीचे करने वाला, तो ये सारी गेम की कहानी खत्म है। इसीलिए आपने देखा होगा रेयर अर्थ वाला जो वेवर मिला या जो भी हटाया, उसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं। पहली कि टाइम बाउंड कर दिया उसको, 1 साल, अनलिमिटेड नहीं किया, बिकॉज चीन को भी पता है कि अगर ट्रंप के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ हावी आता है तो ये सारे ट्रंप टैरिफ की गेम तो वहीं पे खत्म है, बिकॉज टैरिफ की जो गर्मी है वो अमेरिकन को भी फील हो रही है। दूसरा, एक तो ये हो गया अनसर्टिनिटी। दूसरा, उसने सिर्फ अमेरिका को बोला कि हम तेरे को देंगे रेयर अर्थ, फ्लो चलता रहेगा। नेटो को तो नहीं बोला, यूरोप को तो नहीं बोला। इसका मतलब जो बाकी सहयोगी हैं ट्रंप के, वो भी आके नाक रगड़ेंगे शी जिनपिंग के, बिकॉज फैक्ट ये है कि 90% रेयर अर्थ की माइनिंग, मिनरल और एक्सट्रैक्शन चाइना ही करता है। तो इन दो एंगल से देखें तो दोनों ने अपनी अपनी गेम संभल के खेली है। अमेरिका ने जो गेम खेली है उसमें सबसे बड़ा स्लिपरी ग्राउंड ये है कि उनका सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या आएगी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो गेम खेली है पत्ते अपने पास रखे हैं। अगर ये ठीक हो गया, सुप्रीम कोर्ट अभी चल पड़ा, धीरे धीरे फिर यूरोप के साथ करेंगे, फिर बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं, फिर वो सब चलता रहेगा। देखने वाली बात यह है ओंकार जी कि जब ये पंगा लिया था, मैं इसको पंगा ही कहूंगा ट्रंप का, तो उसका फर्क किसको पड़ा? टैरिफ बढ़ाने का सबसे बड़ा फर्क, और चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था अमेरिका को, तो चाइना का वो करने से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई यूएस के अपने सिटीजन को हुई। चाइना ने अपना रेयर अर्थ नहीं बेचे थोड़े दिन के लिए अमेरिका को, तो उसमें किसी नॉर्मल चाइनीज सिटीजन की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज रेयर अर्थ एक नेशनल एसेट है, वो एक देश कंट्रोल करता है, आपकी और मेरी ओनरशिप में नहीं आती। तो बेसिकली अभी भी मैं इसको कोई बहुत बड़ा कदम नहीं देखता, बिकॉज जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं दोनों देशों में, जो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स का मैंने जिक्र किया आपके साथ, वो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। अभी भी सी पैक बंद है पाकिस्तान में, अभी भी म्यांमार में सी पैक बंद है, नेपाल से चाइना को भगा दिया गया है, बांग्लादेश से चाइना के पैर उखाड़ दिए गए हैं, सीए और आईएसआई वहाँ हावी है। तो ये इश्यूज हैं। ताइवान ऑफ कोर्स हमेशा रहता है, इनमें से किसी की बात नहीं हुई। तो जैसे ट्रंप ने गाजा के बाद छाती ठोक के बोला ये हो गया वो गया, यूक्रेन की लड़ाई में 48 घंटे में खत्म कर दूंगा, 24 घंटे, तो मुझे एक और बोगस। और आप देखिए जो चिप सेल की बात हुई, अब जो ब्लैकवेल चिप है अमेरिका की जो नीविडिया बनाता ना, तो H2O जो उनकी चिप जो पहले एक्सपोर्ट होती थी उसके ऊपर उन्होंने रेयर अर्थ रोका, उन्होंने वो रोक ली। तो H2O बेसिकली उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है वो थोड़ा सा दबा हुआ मॉडल। जैसे PL-15 जो मिसाइल है चाइना की, उनकी अपने की रेंज ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर से ऊपर। जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 150 किलोमीटर के आसपास, हर कंट्री करती है। अभी अमेरिकन कंपनी चाहती है कि भाई जो हमारी हाई एंड चिप है जो ब्लैकवेल है, ब्लैकवेल, हाँ, वो अमेरिका उसको एक्सपोर्ट करने दे। ट्रंप उसको ब्लैकवेल को एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहा। अब ये है कि चाइना को भी एहसास होता है कि भाई जो हमें चीज़ मिल रही है वो नंबर 2 कैटेगरी की, नंबर 1 की नहीं है। अमेरिकन कंपनीज को ये लगता है कि अगर हम ब्लैकवेल बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो उसको थोड़ा सा उसको भी ट्रंकेट करने के उसमें है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। मुझे इसमें कोई स्टेबिलिटी और कोई लॉन्ग स्टैंडिंग पीस, या इनकी दोनों में इतनी दोस्ती हो जाएगी कि सब भूल भाल जाएंगे, जो लोग G2 की बातें करने लगे कि बस दो ही दो देश हैं। दुनिया पोलैरिटी पे बढ़ चुकी है। आप रशिया को इग्नोर नहीं कर सकते, आप भारत को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो ज़माना गया जब अमेरिका और रशिया ने आपस में बांटा हुआ था, जहाँ अभी लोग जो बातें करते हैं कि अमेरिका और चाइना बांटेंगे, नहीं बांटेंगे। और चाइना इसलिए नहीं बांटेगा ओंकार जी कि चाइना अमेरिका से ऊपर है मिलिटरीली, क्योंकि चाइना ने अमेरिका के साथ लड़ने के लिए अमेरिका नहीं जाना, अमेरिका ने चाइना से लड़ने के लिए ताइवान जो साउथ चाइना सी में आना है, जहाँ ईरान में आना है। तो जो घर में बैठा हुआ है ना, उसको मारना थोड़ा मुश्किल होता है। इकोनॉमी देखें तो चाइना की स्लिपरी है, मगर इतनी बड़ी है कि यूएस का 37 ट्रिलियन वाला सीन उधर नहीं है। तो ये एक टेम्पररी सा आप कह लीजिए कि एक पॉज ही है इनके रिलेशनशिप में। कहाँ लेके जाएगा कहना बहुत मुश्किल है जी। 3-4 चीजें हैं जो मेरे सामने हैं। वैसे तो 6 बड़ी बातें बता रहे हैं ये, लेकिन इनमें टैरिफ के हवाले से अगर देखें तो अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ कम किया है, यानी 57 की जगह 47। सोयाबीन, चीन अमेरिका से सोयाबीन खरीदने पर राजी है। कितना खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, ये अलग बात है।
ट्रेड डील पर अमेरिका चीन में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड डील पूरी है, बस दस्तखत करने बाकी हैं। रेयर अर्थ मटेरियल, जो अभी रैना जी बता रहे थे, ट्रंप ने कहा कि विवाद सुलझ गया है। जहां तक टिकटॉक वाला मसला है, उस डील को लेकर के बातचीत में कोई जिक्र किसी ने भी नहीं किया। यूक्रेन जंग पर मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश करेंगे, बस इतनी बात कही गई है। लेकिन कोई कॉन्क्रीट मामला है नहीं। बस शायद ट्रंप मिलना चाहते थे और शी जिनपिंग ने उनका लिहाज रखा और उनसे मुलाकात कर ली अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ। तो ये नहीं कह सकते कि चीन के साथ कोई बहुत विन विन सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। क्या है कि अभी ताइवान पर जब अमेरिका की तरफ से कुछ बयान आया, तो चीन ने फिर उनको धमकाया है कि ताइवान को के बारे में थोड़ा संभल करके, जबान को संभाल करके ही बोले अमेरिका। तो ये एक दुखती नस भी है चीन की, और चीन ये नहीं चाहता है कि ताइवान के मामले में अमेरिका किसी तरह का इंटरफेरेंस करे। क्यों अजय जी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2019 में आई थिंक लास्ट मीटिंग हुई थी। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट 6 साल मिले ही ना आपस में। ये बड़ा एक स्ट्रेंज दिखाता है कि पीछे कितना इनकी टर्बुलेंस रही है। और बिल्कुल सही बात है, सारी जिसको कहते हैं इंग्लिश में इट्स ऑल गैस, कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं। वो जो मुद्दे, बेसिक मुद्दे जो चल रहे हैं, अभी टिकटॉक की ओनरशिप ऑफ कोर्स एक मुद्दा है जो बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी दुखती रग तो ताइवान है, और दूसरी दुखती रग है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जहाँ अमेरिका भी घुसने की तैयारी कर रहा है। और अभी उसने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के पूरे हेड के साथ मीटिंग, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के हेड के साथ मीटिंग बुलाई है ट्रंप ने। तो वो करने की कोशिश कर रहा है जो किसी अमेरिकन ने आज तक किया नहीं, जो है कि रशिया और चाइना के बगल वाले इलाके में घुस रहे हो पिछवाड़े में। तो वो जो घर का पिछवाड़ा होता है, वहाँ किसी को पसंद नहीं है कोई आपको आगे अंदर घुस जाए। तो अब इसका रिएक्शन और आएगा। और आप देखिए, मीटिंग से पहले ट्रंप जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात कर रहा है। तो इनकी धमकियां तो चलती रही। मीटिंग के बाद शी जिनपिंग ने बोला कि देखो, थोड़ा ध्यान रखो, ज़्यादा अप डाउन नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी पे चलता है, एक दूसरे से लड़ने से फ़ायदा नहीं। तो बेसिकली गैस है ये, इसका कुछ मतलब नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में 5, 6, 7 महीने में क्या होता है, अगर अमेरिका ये सोचता है कि मैं ऐसे दोस्ती करके, डिक्लेरेशन करके मैं चाइना को रशिया से दूर कर दूंगा, जो कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज चाइना और रशिया का रिलेशन आपस में भी कोई इतने धार्मिक नहीं है। लेकिन अगर आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में घुसोगे, जहाँ पे गैस का नंबर 2 दुनिया का भंडार है, और चाइना जिसको आप स्ट्रेंगुलेट कर रहे हो चारों तरफ से कि वो म्यांमार से समुद्र पे ना पहुंचे, पाकिस्तान से समुद्र ना पहुंचे, ईरान के थ्रू ना पहुंचे, तो क्या आपको चाइना अपना जो जिस भंडार के ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बैठे हैं, क्या चाइना आपको वहाँ आके आराम से गैस निकालने देगा कि ले जाओ यूएस और मैं खाली बैठा रहूँगा, आपने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए रशिया को छोड़ के। तो और ट्रंप का ये कहना कि जो यूक्रेन वॉर है वो रशिया के खिलाफ चाइना का लेना देना नहीं, वो तो मैं पहले दिन से इस बात से सहमत ही नहीं हूँ। यूक्रेन के अंदर जो हुआ, रशिया को उन्होंने पुल किया लड़ने के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन टारगेट चाइना था और चाइना उसमें इन्वॉल्व हुआ। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी उसमें गई, चाइनीज़ ड्रोन उसमें गई, और इन्होंने तेल रोकने का उसमें किया, कोशिश किया। तो चाइना की रिलेवेंस यूक्रेन वॉर में मना नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया ने तो सोल्जर ही भेज दिए ना अपने, उसने सिपाही भेज दिए, इन्होंने सिपाही तो नहीं भेजे, बाकी बड़ा कुछ दिया। तो ये कुछ नहीं है, इसको आप ऐसे माने कि टाइम वेस्ट है। जैसे आपने कहा कि उसने बोला कि वो मिल लेते हैं, अभी वो छाती ठोक के कह रहा है कि मैं अप्रैल में आ रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे प्रेसिडेंट को इनवाइट किया यूएसए ने, यूएसए कह रहा है मैं अप्रैल में आ रहा हूँ, और बाद में वो उधर आएगा। अब दिसंबर में वैसे भी G20 की मीटिंग है अमेरिका में, वहाँ तो ट्रम्प ने जाना ही है G20 की समिट में, शी जिनपिंग ने जाना ही है दिसंबर 26 में, और ये अप्रैल 26 की बात कर रहा था। बड़ी दूर है 26, किसने देखा, अब तो बड़ा कुछ हो जाना है जी। दूसरे, ये क्या हुआ है, ट्रंप को फिर से मोदी जी की तारीफ कर रहा है। मैं उनका बयान पढ़ के सुनाता हूँ। मोदी बढ़िया दिखते हैं, पर हैं बहुत सख्त आदमी, और पिता तुल्य लगते हैं, पिता जैसी छवि उनकी है। हम लोग ट्रेड के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, भारत से ट्रेड करने जा रहा हूँ। और ये लगातार वही बात रिपीट कर रहे हैं। भारत
लगातार उसका खंडन कर रहा है कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद करने वाला है। भारत की तरफ से लगातार खंडन आ रहे हैं। एक और डेवलपमेंट हुआ है, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम जो 2018 में चाबहार को परमिट दी थी, वो रद्द कर रहे हैं। आज फिर खबर आई कि उसको 6 महीने के लिए ये परमिट कर रहे हैं, तो यानी तलवार लटका के रखे हुए हैं। एक कुआलालंपुर से खबर आई है कि राजनाथ सिंह और इनके डिफेंस के जो सेक्रेटरी हैं, उनके बीच में एक कोई करार हुआ है अगले 10 साल के लिए। इसमें एडवांस ड्रोन और एआई हथियारों पर रिसर्च में मदद मिलेगी मिलेगी ये कहा गया है। इसके अलावा यूएस जो है वो नई टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, ये बताया गया है। 3-4 पॉइंट इसमें हैं, पर ये क्या कोई नई बात है या कोई पुराना सहयोग ही चला आ रहा है, उसको कंटिन्यू किया गया है? ओंकार जी, पहली बात आपने देखा होगा, ट्रंप ने जितने भी ताने मारे, उल्टे-सीधी बातें की भारत के लिए, उसने मोदी को भी टारगेट ही किया। बीच-बीच में मोदी जी का वो प्रेज़ करता था और मोदी जी ने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए कभी ट्रंप पे निशाना लगाया ही नहीं, बात ही नहीं की। तो एक जगह रखी, एक उसको दरवाज़ा खोल के रखा कि भाई अगर कल को तो कोई शर्म आ जाए तो वापस आएगा तो थूक चाटने में तेरे को थोड़ी-सी आसानी हो जाए। तो वो उसने किया। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखिए तो पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट, इन दोनों का शुरू से ही भारत के खिलाफ तरफ रवैया डिफरेंट था। आपके शो पे भी पहले बात हुई थी कि पेंटागन की सोच कुछ और है, बिकॉज़ वहाँ वो लोग समझते हैं कि भारत एक इतना बड़ा ज्योग्राफी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है और ऐसी पावरफुल बन रहा है, और सिंदूर के बाद ऐसा ना हो कि कहीं अमेरिका हमें क्या टेक्नोलॉजी देगा, हमसे सीखने के लिए अमेरिका आ जाए। तो पेंटागन ने हमेशा हमारे साथ एक रुख लग बना के रखा और अंदर की टॉक चलती रही। हम सबको पता है कि अमेरिका की फौज या डिफेंस का ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट है। स्टेट डिपार्टमेंट में क्या है कि वहाँ सीएए की ग्रिप है, डीप स्टेट पूरी वहाँ से ऑपरेट करती है, तो उन्होंने अपनी जो भी गेम खेलनी थी की। मोदी जी की तारीफ करके मोदी जी को फुसलाना, अगर ऐसा सोच रहा है ट्रंप तो फिर बेवकूफ़ी कर रहा है, बिकॉज़ मोदी जी को जो गालियाँ निकालते हैं, मोदी जी उनको भी हाथ में डालते हैं। उनको तो सिंपल सी बात है, देश पहले, बाकी को मतलब ही नहीं। जो मर्ज़ी गालियाँ निकालो, प्यार करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, ये उनको जो आपने एक बीच में ऐड किया जो चाहबार का क्या हुआ था कि एक्चुअली एग्ज़ाम थोड़ी रिपोर्टिंग में भी हमारे मीडिया थोड़ा-सा एक्साइटेड हो जाता है। 29 सितंबर को उसका 5 साल का जो एग्ज़म्पशन थी खत्म हो गई थी, 29 सितंबर 2025। फिर एक बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने 1 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया, जो अभी अक्टूबर, जैसे आपने कहा परसों हुआ और कल से वो 6 महीने के लिए लागू हो गया। जैसे चाइना ने 1 साल की तलवार लटका रखी है रेयर अर्थ की, इन्होंने भी की। अमेरिका ने हमारे पे एहसान नहीं किया। हाँ, ये अजीब-सा लग रहा है कि 6 महीने, बस 6 महीने इसलिए कि ट्रेड डील चल रही है। ट्रेड डील जब एक बार सॉलिडिफ़ाई हो जाएगी, तो ये भी अपने आप सॉलिडिफ़ाई हो जाएगा। बिकॉज़ अमेरिका जितनी मर्ज़ी बेवकूफ़ी करे, उसको ये पता है कि चाबहार में भारत का रहना एक काउंटर है चाइना का ग्वादर में रहने को। अगर आप भारत को यहाँ से निकाल देते हो, तो ईरान और चाइना जो वैसे दोस्त हैं, उनको फिर आप जो जो चाइना एक्सपेंशन करेगा गल्फ़ ऑफ ओमान की तरफ, उस पे अमेरिका को कंट्रोल नहीं रहेगा। इसमें एक फुटहोल्ड जो भारत ने पकड़ा हुआ है, उस फुटहोल्ड के आगे फिर उसकी कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, तो काफ़ी सारी देशों के इंटरेस्ट चाबहार पे कन्वर्ज करते हैं, और चाइना का भी उसमें एक टर्मिनल चाइना के पास भी है। तो अगर आप यहाँ से भारत को प्लग कर दो, तो ग्वादर से लेके चाबहार तक सारे का सारा इलाका चाइना के हाथ चला गया। तो अमेरिका एहसान नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम अमेरिका को ये भी पता है कि ट्रेड का, जैसे हमें पता है उसका, एक वो कह रहा है कि हमसे कॉर्न खरीद लो, बिकॉज़ कॉर्न और सोया का ढेर लग गया। सोया तो चलो चाइना ने कहा, जैसे आपने कहा कितना खरीदेगा पता नहीं, और उसमें एक और एंगल है। ट्रंप ने पहली बार आके जब फर्स्ट टेनर में आया था, इसने चाइना को बोला था तुम $200 बिलियन का ट्रेड हमसे हमसे परचेज करो, क्योंकि तुम सिर्फ हमें बेचते हो, और इनका इनका एग्रीमेंट था आपस में। चाइना ने कहा था मैं अपना इंपोर्ट बढ़ाऊंगा। जैसे बाइडेन आया और इंपोर्ट वगैरह बंद कर दिया, तो अभी उसका भी जिक्र कर रहा है ट्रंप कि मेरे को वो भी सॉर्ट आउट करना है जो पिछले 5-6 साल पहले का पेंडिंग पॉइंट है। अब बैक टू चाबहार, इसमें ये है कि ये जो ट्रेड डील की जो बात कर रहा हूँ, सॉरी चाबहार तो हो गया। ट्रेड डील का ये है कि अभी जो कॉर्न खरीदने के लिए हमें बोल रहा है, हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप हम नहीं खिलाएंगे अपने प्रजा को, और खिलानी भी नहीं चाहिए। उस पे तो मोदी जी कमिटमेंट दे चुके हैं फार्मर्स को और देश को, तो वो नहीं आने वाली। लेकिन क्या
और कहाँ यूज़ हो सकता है, तो जो हमारा ये जो E20 जो एथेनॉल प्रोडक्शन है, उसमें यूज़ हो सकता है, बिकॉज़ गाड़ी के पेट्रोल के अंदर आप कौन सा एथेनॉल डाल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीएम हो कि ना हो। अगर वो कंसेशन भारत देता है, जो कि क्वांटिटी वाइज़ बहुत कम है, अगर आप पूरा उनको ओपन दरवाज़ा खोल देते, फिर तो शिप्स के शिप्स भर के आते और हमारे किसान यहाँ पे पैक हो जाते। अगर आप बोल रहे हो कि E20 में जो हम जो E20 डालते हैं पेट्रोल में, उसकी मिक्सिंग के लिए तुम कॉर्न भेज सकते हो, वो एक ऑप्शन है। मगर उसमें प्रॉब्लम एक और है कि हम भारत में जितनी कैपेसिटी है E20 प्रोड्यूस करने की, उतनी एब्ज़ॉर्ब करने अभी तक एब्ज़ॉर्ब हो नहीं रहा। ऊपर से फिर अपोज़िशन वाली कहानियाँ चला देते हैं कि वो गाड़ियाँ खराब हो गई, एवरेज खराब हो गई, दुनिया भर में एथेनॉल यूज़ होता है। बट चलो ठीक है, यहाँ एक ही बाकी दुनिया से यही प्रॉब्लम है कि बाकी जगह पे आपको एक ऑप्शन होती है कि आपने E20 वाला पेट्रोल लेना है कि नॉर्मल लेना है। तो यहाँ सरकार थोड़ा-सा वो आई थिंक वो विंडो देनी चाहिए थी। तो जो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट या लोगों का मुँह खुला हो, वही बंद हो जाता है। बिकॉज़ जब एक पेट्रोल आपको 2000 रुपए सस्ता मिलेगा ना, अपने आप लाइन वहीं पे लगेगी। आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं। बट इनका अपना सोच है, तो उन्होंने बोला कि सब E20 वाला कर दो। तो वो हो गया एक। दूसरा जो एनिमल डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में फ्लड होना, हमारे सुपरमार्केट में उनके दूध, टेट्रा पैक और बटर और चीज़ और ये, वो हमारे हमारे धर्म की उसमें के इश्यूज़ हैं जो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स आज भी आता है अमेरिका का, और जो हमारे भाई-बहन बाहर घूमने जाते हैं, वो ऐसे लेके आते हैं कि हाँ, बड़ा अच्छा चॉकलेट है, बड़ा अच्छा वो है। ये जो 2-3 चीज़ों पे अटके हुए हैं ना हम लोग, ये अपना वेट बनाने के लिए ट्रंप ने ये 6 महीने की तलवार टांगी। अगर आप देखें मुकार जी, चाहे भारत और अमेरिका, चाइना और अमेरिका, यहाँ बात हो रही है लेवरेज किसके पास है। कोई प्यार मोहब्बत ट्रांजैक्शनल भी से भी ऊपर चली गई। ट्रांजैक्शनल फिर भी एक डिसेंट वर्ड है। अच्छा तो ये होता है कि आप बड़े प्यार मोहब्बत से बिना दूसरे को नुकसान पहुँचाए व्यापार करें, वो कहानी तो खत्म है। अमेरिका ने एक ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी दुनिया में इंट्रोड्यूस की कि तू मेरे काम का है तो मेरा दोस्त है, जिस दिन तुम्हारा काम खत्म, तो उसने पाकिस्तान को कितनी बार उठा के बाहर फेंका, फिर गोद में बिठा लिया। लेकिन ये अभी लिवरेज पे आ गए कि तेरे पास कौन सा लीवर है कंट्रोल करने का। तो भारत कहता है कि भाई हम लोग ठीक है, तुम हमारी इम्पोर्ट रोको, तो हम कहीं और चले जाते हैं, कहीं और कर लेंगे। और चाइना ने कहा हम रेयर अर्थ रोक लेंगे, उसने कहा मैं टैरिफ नीचे करता हूँ। तो बेसिकली गेम लेवरेज की है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। अगर आप दुनिया का माहौल अगर अच्छा रहना चाहते हो, ऐसा ऐसे ऐसा नहीं चलता। काफ़ी गिव एंड टेक होता है। कई बार आप थोड़ा-सा सेटबैक रिसीव कर बर्दाश्त कर लेते हो जस्ट टू मेक श्योर कि चलो चलता रहे। वो वाला इसने पूरा दुनिया का एक डिप्लोमेसी का करैक्टर ही चेंज कर दिया। तो शाहबार मेरे को जो लगता है जिस दिन ट्रेड डील हमारी हो जाएगी, जैसी भी होती है, उसके मैं ट्रंप के कहने पे नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारी तरफ से जो जितना हम उस पे फंसे अड़े हुए हैं, उस पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट क्यों लेन-देन करना पड़ता है। ओमकार जी हम सब समझते हैं। उसके बाद पप्पू जी उछलेंगे, कुछ बोलेंगे, वो ठीक है 2 दिन बाद बंदे भूल जाएँगे। उसके जी। बाद शाहबार के ऊपर ये 6 महीने का चलेगा कि लंबा होगा, दोबारा 5 साल का दिया जाएगा, वो तब हमें उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए कि इसका फ्यूचर क्या है। अभी तो लीवरेज है, ये भी एक लीवर है जो अमेरिका ने अपने पास रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे अजय जी, ये जो तीनों सेनाओं का त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, को लेकर के पाकिस्तान में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो मुँह से बाहर-बाहर बोलते हैं और बिना सोचे-समझे बोलते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है। तो ये रूटीन का युद्धाभ्यास है या ये बताने के लिए है पाकिस्तान को कि एक ज़रा-सी गलती अगर आपने फिर से कर दी, तो हमारी सेनाएँ तो तैयार हैं भई। इस मौसम में ओमकार जी हर साल एक्सरसाइज़ होती हैं, अगर आप देखेंगे तो पोखरण में, महाजन में। थोड़ा इस बार जल्दी हो गया, अदरवाइज़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ख़ास करके जब ख़त्म हो रही होती ट्रेनिंग, तो जो हमारी ख़ास करके जो वो सेनाएँ जिन्होंने अंदर जाना है दुश्मन के इलाके में, स्ट्राइक फॉर्मेशंस को कहते हैं, उनकी काफ़ी बड़ी-सी एक्सरसाइज़ होती है। एक ज़माना था जब भारत के पास पैसे नहीं थे, तो फिर 2 साल में एक बार होने लगी। ऐसा ज़माना भी था हमारे लिए, डिफेंस के लिए पैसे नहीं थे, बिकॉज़ हमने हर चीज़ में रिश्वत खानी थी। वो ज़माना चलो निकल गया, तो अभी होता है। एक तो पहले हो रही है, इस टाइम पे नहीं होती। दूसरा, जो आपने कहा वो बिल्कुल 100% वो तो है ही है, क्योंकि दुश्मन को दिखाना पड़ता है। वो ज़माना कि हाँ, दुश्मन समझ जाएगा, भारत ताकतवर है, वो समझेगा नहीं, वो आगे पठानकोट करेगा, कभी सुंजवां करेगा, कभी उरी करेगा, तो कभी पहलगाम करेगा। वो ज़माना चला गया, तो हमें दिखाना पड़ रहा है कि हम हैं। तीसरा ये है कि हमने भी
ऑपरेशन सिंदूर की जैसे-जैसे कहानियाँ निकल के आएँगी और महादेव ने चाहा तो एक मेरे किताब के थ्रू भी शायद दर्शक जानेंगे कि कैसे हमारी सिविल इंडस्ट्री ने ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, जब लड़ाई चल रही थी, कैसे हमारे सिविलियन भाइयों ने हमारे साथ खड़े होके फ़ौज के साथ ऑपरेशंस किए। अपनी जो नई-नई टेक्नोलॉजी, अपनी नई-नई इनोवेशन जो लेके आए थे, जो टेस्टेड ही नहीं थी और अभी फ़ौज सोच रही थी कि लें, ना लें, उनको बैटल में टेस्ट किया गया। और जैसे ही वो पॉज़ आया ऑपरेशन सिंदूर का, उसके बाद कुछ लोगों को पता भी है, कुछ को नहीं भी पता है, तो चलो जब समय आएगा सब पता चल जाएगा कि प्राइवेट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और ऐसे-ऐसे नए-नए प्रोडक्ट और नई-नई चीज़ें लेके आई हैं टेक्नोलॉजी कि उनको भी टेस्ट किया जा रहा है इस टाइम। और नेक्स्ट जो इन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप दुश्मन को जब लड़ना चाहते हो ना, उससे पहले आप उसको मेंटली फटीग कर दो, उसको थका दो। और पाकिस्तान के केस में क्या हो रहा है कि 2 किस्म की थकान उसमें डाली जा रही है। एक तो जैसे आपने कहा कि वो वैसे डरे हुए हैं, तो साइकोलॉजिकली कि आज हुआ, कल हुआ, पता नहीं कब हो जाए, क्या हो जाए, ये ना हो कोई हमारा नमूना वहाँ बम फोड़ दे इंडिया में और यहाँ पे हम रुक जाएँ। वो एक पार्ट है। दूसरा जो $3 मिलियन पर डे पाकिस्तान का खर्चा है, उस फ़ौज को जो बैरक से निकल के बॉर्डर पे बैठी है, उस खर्चे को एक बैंकरप्ट देश जो पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उसको ये सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये करके क्या किया कि जब अफ़गानिस्तान का फ्रंटियर गर्म हो रखा है, तो नॉर्मल हालात में पाकिस्तान ने यहाँ से फ़ौज उठानी थी हमारी तरफ से और वहाँ डिप्लॉय कर देनी थी। अभी क्या किया आपने, यहाँ गर्मी रखी हुई है, तो यहाँ से फ़ौज हिला नहीं सकता। अफ़गानों ने वहाँ से बैंड बजा रखा है, तो वहाँ पे उनकी फ़ौज अटक गई। 25,000 की उन्होंने कमिटमेंट कर दी भाड़े के सैनिकों के लिए। तो आज ये स्थिति है ओमकार जी कि आज अगर लड़ाई लड़ जाए और भारत अगर बोल ही दे कि मैं गेट खोल रहा हूँ, आजा जिसको आना है, तो पाकिस्तान के पास स्ट्राइक फॉर्मेशन नहीं बची जिसको लेके वो हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर सके। जो उनका सपना है दिल्ली में हम चाय पिएँगे, लाल किले में बैठ के। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स और बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं और ये सारे जो हैं वो कृपा है ऊपर वाले की, वो हमारे पक्ष में है। बातों बातों में दर्शकों को एक जानकारी मिल गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर कर्नल अजय रैना जी किताब तैयार कर रहे हैं। मैं अग्रिम आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और धन्यवाद। दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि अब तक रैना साहब की 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें आ चुकी, शायद 27 या 28 किताबें आ चुकी हैं। 29 29 किताबें आ चुकी हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हम लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ज्ञान का भंडार हैं एक तरीके से रक्षा सुरक्षा के मामलों में। अब धन्यवाद ओमकार चलते जी। हैं जरा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर। क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में और क्या होकर के रहेगा? जो कर्म कर्म में तो हम सब सनातनी विश्वास करते हैं ना, तो पाकिस्तान का कर्मा उसको आगे पकड़ रहा है। जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, जो आप आँख बंद करके देखें, वो उनके साथ अभी अफ़गानिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान हमारे यहाँ पे टेररिस्ट भेजता था, हम उसकी निंदा करते थे, कहते हमें तो पता नहीं भाई तुम्हारे कश्मीरी फाइटर लड़ रहे हैं, तुम्हारे ही खालिस्तानी हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अफ़गान सेम चीज़ पाकिस्तान को कहते हैं टॉक्स में, भाई तुम्हारे टीटीपी वाले तुम्हारे हैं, तुम्हारे अंदर रहते हैं, तुम्हारे अंदर ऑपरेट करते हैं, तुम जानो तो उनको, हमें क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? दूसरा वो कहते हैं कि देखो जी आपने आपने अपने अपने देश में वो लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स और वहाँ से हम जब पाकिस्तान को कहते हैं कि वहाँ से वो आते तो वो डिनाई करते थे, कहते नहीं, और पीओजे की कोई डिस्प्यूटेड एरिया बोलते थे कि उसमें कुछ भी कर लो। तो यहाँ ड्यूरेंट लाइन जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है और अफ़गानिस्तान कहते हैं कि भाई हम इसको मानते ही नहीं, तो तुम फेंस लगाओगे तो हम फेंस उड़ा देंगे। अब बात ये है कि मिलिटरीली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में वही गैप है जो मिलिटरीली हमारे और पाकिस्तान के बीच में गैप है। तो सारी इक्वेशंस बिल्कुल सही सेट बैठ रही हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जब अफ़गानिस्तान के ऊपर कुछ करता है, तो उसके जो उसका जो उसके उसके बदले में उसको जो भोगना पड़ता है, वो बहुत, अगर जैसे हमने बालाकोट किया, तो पाकिस्तान ने किया क्या, वो जहाज़ लेके आ गया 20-25। हमारे एक पुराने से जहाज़ ने उनका F-16 मार गिराया, उसके बाद अभिनंदन जी गिरे, वापस आ गए। जब वापस ले आए हम लोग जैसे भी। अफ़गानिस्तान के साथ क्या कहानी है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल पे ये अटैक करने गए, तो उसके बाद जो टीटीपी ने इनकी जो बैंड बजाई, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मन को निपट सकते हो, अंदर वाले दुश्मन को निपटना बहुत मुश्किल है और आपकी पूरी की पूरा केपीके जो कि कभी आपका था ही नहीं, वो बेसिकली पश्तून बेल्ट है।
और बलूचिस्तान जो शुरू से एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जिसके लिए जिन्ना साहब ने केस लड़ा और अंग्रेजों से लिया कि हाँ ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, और उस केस की फीस जिन्ना साहब ने खाई बलोचों से। और जैसे ही अंग्रेज निकले तो जिन्ना साहब फौज लेके बलूचिस्तान को अपने अंदर कब्जे में ले लिया। तो ये जो आपने दुनिया के साथ कर रखा है ना, चाहे भारत को तंग किया, बलूचों के साथ जो बेरहमी की, आपने पठानों के साथ की, ऊपर आप जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसका कहीं ना कहीं तो कर्मों का फल देना ही है ना। तो वो समय आ गया। बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसी जगह से उनको कर्म का फल मिल रहा है जहाँ पे जो हमारा जो एंगल लगाते हैं, काफिर हैं, एंटी मुस्लिम हैं, इस्लाम खतरे में है, वो एंगल उनका, वो भी जो अपने देश को चुननी रेवड़ियाँ खिलाते थे ना कि चलो मुजाहिदो लड़ पड़ो भारत के साथ, तुम डंडा लेके आ जाओ लड़ो, बिकॉज भारतीय काफिर आ गए और इस्लाम खतरे में, वो भी नहीं चलता, बिकॉज दोनों उम्मा दोनों सुन्नी। ओनली फर्क है कि वो सारे देवबंदी हैं और नीचे वाले देवबंदी और बरेलवी मिक्स हैं। तो इनका कंप्रोमाइज कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान ने अफगानों का खून बहा के इनके जर्नलों और पॉलिटिशियंस ने पैसे कमाए। इनकी जो प्रॉपर्टी फॉरेन में बनी है उसमें जो यूएस डॉलर्स ने इनको किया, पहले मुजाहिदीन की लड़ाई लगवाई, फिर तालिबान खड़े करवाए। तो इसमें मरा कौन? मरा अफगानिस्तान पे, और किसकी टांग उड़ी, किसकी हाथ उड़ी, किसकी माइंड। जब काबुल मुजाहिदीनों ने काबुल को जब 89 में लिया था, उसके बाद उसको ईंट से ईंट बजा दी थी। काबुल का कोई घर नहीं बचा था जो टूट नहीं गया था। तो वो सहा किसने, बर्दाश्त किसने किया? फिर उन्हें तालिबान जैसी सरकार उनके ऊपर बिठा दी, जिसने फिर पहली वाली तालिबान, जिसने देश कोड़े मारने शुरू किए, पत्थर से मारने शुरू किए, सिर्फ लोगों को मार मार के। तो अफगान भूलते नहीं है। अफगान आप हम कुछ भी उनको बोलें, एक बात तो उनकी क्लियर कट है कि वो एहसान नहीं किसी का भूलते और किसी का बदला लेने नहीं भूलते। अफगान का जो बदल सिस्टम है उन्हें, तो आप देखिए अगर आप अफगान है और आपके साथ ये किया गया, बार बार किया गया, और अभी रिसेंटली आपने क्या किया, उनके 20 लाख अफगान उठाया और सर्दियों वाला जाओ वापस अफगानिस्तान, तुम कहाँ से आ गए, जो 40-40 साल से रह रहे हैं, जिनके पास पेपर्स हैं, उनके पेपर्स लिए फाड़ गए। बिल्कुल। अब वो जो अफगान हैं उनके पास बड़ा सिंपल, उन्होंने वही स्टांस लिया जो पाकिस्तान हमारे साथ लेता था। कहता है देखो जी टीटीपी आपकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम वादा करते हैं कि हमारे यहाँ से कोई नहीं आपको आएगा। सेम मुशर्रफ साहब कारगिल में घुस रहे हैं, नीचे वाजपेयी साहब से हाथ मिलाए, मोदी साहब लाहौर में शादी में जाते हैं, अगले दिन पठानकोट हो जाता है। तो पाकिस्तान कहता है हमारा तो उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो वो भी कहता है टीटीपी पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो कर्मा, संक्षिप्त में है कि पाकिस्तान को अपना कर्मा उसको पकड़ रहा है और अफगान वो कर्मा डिलीवर कर रहे हैं। अजय जी, एक खबर पर चलते चलते और डिस्कशन कर लें। ये खबर आई थी, हिरोशिमा से गिरे बम से 100 गुना ताकतवर, दुनिया के 80% तटीय शहर रेंज में खतरनाक है पुतिन का पोसाइडन। और ये खबर जैसे ही आई, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ परमाणु परीक्षण के आदेश दे दिए और बताया जा रहा है कि करीब 33 साल बाद अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा। कारण यही है या कुछ और दिखाना चाहते हैं, और क्या दिखाना चाहते हैं एक्चुअल में? देखिए, रशिया जो यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई तो रशिया जो मिलिटरली कई चीज़ें की ठप पड़ी थी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है रशिया का, उसके बेसिकली खरीदने वाले हम लोग मेन परचेजर थे, और कभी ईरान ने खरीद लिया, थोड़ा चाइना ने ले लिया, बाकी कुछ था नहीं। तो वो सारा कॉम्प्लेक्स चल पड़ा। तो वो उसके, क्योंकि उनको कहते हैं ना ज़रूरत जो है वो जननी है आविष्कार की। तो जब ये चलता रहा और इसको धमका रहे हैं कि हम टॉम क्रूज मिसाइल फेंकेंगे, हम टॉम हॉक फेंकेंगे, हम यूक्रेन जहां तक चाहे हिट कर ले, वो सब ड्रामे शुरू हुए। तो उन्होंने एक फिर ऐसी मिसाइल इन्वेंट की जो जिसपे न्यूक्लियर पावर्ड है, वो न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वॉर हेड तो उसमें लगा ही हुआ है, वो पावर भी उसकी जो चलने की क्षमता है वो न्यूक्लियर उस प्लांट से आती है, मिनिएचर से, जिसने पूरी दुनिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड पॉसिबली कल को स्पेस टेक्नोलॉजी की पूरा उल्टा सीधा कर दिया है। क्योंकि आज तक हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हम यहाँ से एस्केप वेलोसिटी जब निकलता है रॉकेट, तो फिर उसके बाद वो एग्जॉस्ट कर जाता है, तो उसके बाद एक लिमिटेड रेंज पे जाता है। तो ये उसने बिल्कुल ही अमेरिका का हर एक शहर, और जैसे आपने कहा दुनिया के सारे बड़े मुल्क जो हैं वो उसने अपने उस पर ले आए, और वो कहता है पुतिन की इसकी अनलिमिटेड रेंज है। और बेस्ट थिंग क्या है कि लंबी रेंज की मिसाइलें सबके पास है, हमारे पास भी है, चाइना के पास है, ये चलती है जमीन के साथ चिपक के। तो रडार आपकी ऊपर लगी रहेगी, आयरन डोम, गोल्डन डोम जो आप बनाते हो ऊपर देखता रहेगा, नीचे से निकल जाती है। जो ग्राउंड हगिंग मिसाइल, जो एक क्रूज मिसाइल्स का होता था लेकिन उतना लंबा रेंज,
तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है। तो उसके बदले में अमेरिका क्या करता है? ट्रम्प एक शोमैन है, तो शोमैन ने क्या करना है? आपको याद है पहले इन्होंने सबमरीन्स भेज दी थी रशियन वाटर्स में, रशिया ने अपनी सबमरीन इनके पास भेज दी थी। एक क्यूबन मिसाइल वाला सीन बन गया था 2 महीने पहले। तो इन्होंने क्या बोला, अच्छा कुछ नहीं तो हम ये न्यूक्लियर का टेस्ट शुरू करेंगे। अब न्यूक्लियर टेस्ट के दो इम्प्लीकेशन है ओमकार जी। एक है न्यूक्लियर ब्लास्ट करना, जो जैसे आपने कहा अमेरिका ने 3 दशकों से नहीं किया। क्या वो रिज्यूम करेगा? रिज्यूम करेगा तो और कभी दुनिया में, पहले आपको पता है इन्हें अंडर वाटर पे किया और स्पेस में भी न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ अमेरिका ने। उसका स्पेस में जो किया उसका क्या असर पड़ा? हमें तो दिवाली के पटाखे नजर आते हैं कि हमारी कोर्ट को, वहां क्या हुआ किसी को पता नहीं, कितना नुकसान हुआ। समुद्र के अंदर जब किया तो कितने जीव मरे, कितना पोल्यूशन पता नहीं। तो अगर ये धमाके करना शुरू करेगा तो और नुकसान करेगा। दूसरा उसका देखने का तरीका ये है कि आप न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं करते, आप न्यूक्लियर जो वॉर हेड हैं जिसके ऊपर उस जो कैरियर हैं, मिसाइल्स हैं या शेल्स हैं या जहाज की लेने की कैपेबिलिटी है, जो वेक्टर्स हैं जिसके ऊपर डाल के आपने न्यूक्लियर वॉर हेड भेजना, उसका आप टेस्ट करते हो। वो भी टेस्ट इन्होंने रोके हुए थे। तो अभी पहले तो ये क्लियर नहीं दोनों में से क्या करेगा। प्लस से चाइना से टॉक होनी थी, तो एक सिग्नलिंग दी जा रही थी कि भाई हम लोग भी जानते हैं। उसने ट्रंप ने फिर टेक्निकली गलत स्टेटमेंट दिया है कि सबसे ज्यादा भंडार हमारे पास है, सबसे बड़ा भंडार न्यूक्लियस का रशिया के पास है, और रशिया और चाइना अब अगर ऐड करके देखो तो फिर अमेरिका काफी पीछे रह जाता है। तो वो बेसिकली एक क्या है कि किसी ने, अगर पड़ोसी ने 65 इंच का टीवी खरीद लिया और आपके पास 14 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप क्या यही बोलोगे ना कि अब हम 21 इंच का लेंगे या 35 इंच का लेंगे? और लेंगे तो देखिए ट्रंप की बातें, मैंने शुरू में कहा एक बार क्रेडिबिलिटी एक बड़े लीडर की जब खत्म हो जाती है ओमकार जी, तो हम हर चीज को सोचते हैं जब होगा तब देखेंगे। इसका भी देखते हैं क्या करता है अमेरिका। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से ये निवेदन है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय। थैंक यू सो मच।